हेलो एवरीवन। आज मैं फोर्जिंग के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। इससे पहले हमने फॉर्मिंग के प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया था और फोर्जिंग इज़ वन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फोर्जिंग एक फॉर्मिंग का ही एक प्रोसेस है और जैसा कि पहले डिस्कस किया था कि फॉर्मिंग के जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो फोर्जिंग हो, चाहे रोलिंग हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे एक्सट्रूजन हो, सभी में ही हम क्या करते हैं कि जो टूल की शेप है वो वर्कपीस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जैसी टूल की शेप होती है वैसी ही वर्कपीस की शेप होती है। तो फोर्जिंग भी क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेसेस का ही एक प्रोसेस है, तो इसमें भी टूल और डाई की जो शेप होगी वही वर्कपीस की शेप होगी। तो इसलिए ये भी एक फॉर्मिंग का ही प्रोसेस है। Forging, it is deformation process in which the work piece is compressed between two dies। तो जो फोर्जिंग प्रोसेस है इसमें वर्क पीस को हम हीट करके और दो डाइज के बीच में रखते हैं और उसको कंप्रेस करते हैं यूजिंग आइदर इम्पैक्ट लोड और हाइड्रोलिक लोड। तो ये जो लोड है कोई भी हो सकता है, इम्पैक्ट लोड भी हो सकता है या हाइड्रोलिक लोड भी हो सकता है उसको कंप्रेस करने के लिए। It is used to make a variety of high strength components for automotive, aerospace and other applications। तो ये जो मेथड है ये बहुत हाई स्ट्रेंथ कंपोनेंट बनाने के काम में आता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि गियर्स हैं, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, एरोस्पेस के पार्ट्स हैं और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। द कंपोनेंट्स इंक्लूड इंजन क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड्स, गियर्स, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जेट इंजन टरबाइन पार्ट्स एटसेट्रा। तो इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो फोर्जिंग कई तरह की हो सकती है, कैटेगरी बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो कितने टेम्परेचर पे हम वर्कपीस की फॉर्मिंग कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, कोल्ड फॉर्मिंग, वार्म फॉर्मिंग, हॉट फॉर्मिंग। कैटेगरी बेस्ड ऑन प्रेसेस कि हम कौन सी प्रेस यूज कर रहे हैं। अगर इम्पैक्ट लोड होता है तो फोर्जिंग हैमर यूज करते हैं और ग्रेजुअल प्रेशर अगर हम लगाते हैं तो फोर्जिंग प्रेस यूज करते हैं। कैटेगरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फॉर्मिंग, तो फॉर्मिंग का कौन सा तरीका है, ओपन डाई फोर्जिंग है, इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग और फ्लैशलेस फोर्जिंग। तो ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ कैटेगराइजेशन है फोर्जिंग ऑपरेशंस का। इन ओपन डाई फोर्जिंग द वर्कपीस इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू फ्लैट प्लेट्स और डाइज। तो दो फ्लैट प्लेटन्स ये दोनों प्लेटन्स है, तो इसके बीच में ये वर्कपीस है। तो इस वर्कपीस को यहाँ ये एरो देखिए, यहाँ से फोर्स लगा के वर्कपीस को कंप्रेस किया जाता है और इस तरह से इसकी शेप को चेंज किया जाता है, thus allowing the metal to flow without any restriction in the sideward direction relative to the die surface। तो क्योंकि ओपन डाई फोर्जिंग है तो यहाँ साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जब हम ऊपर से इसको फोर्स लगाते हैं तो वर्कपीस कंप्रेस होगा और साइडवेज वर्कपीस फ्लो होगा और इस तरह से ये सिलेंड्रिकल एक पीस है तो इसका डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा और ये फ्लैट शेप में आ जाएगा। तो ये ओपन डाई फोर्जिंग है जिसमें कि साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और ओपन स्पेस है। दूसरा इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, इसको हम क्लोज डाई फोर्जिंग भी कहते हैं। अब देखिए ये दो डाइज हैं, तो अभी जो हमने ओपन डाई फोर्जिंग देखा उससे डिफरेंट है। यहाँ पर ये साइड में रेस्ट्रिक्शन है, तो पहले वाले प्रोसेस की तरह ओपन नहीं है। तो ये ऊपर की डाई से जब हम फोर्स लगाते हैं, ये ब्लू कलर में जो हॉट वर्क पीस है ये इन डाइज के बीच में कंप्रेस होता है और ये जो डाई की शेप है ये शेप अडॉप्ट कर लेता है। तो ये इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग है, जो डाई का इम्प्रेशन है वो वर्क पीस पे ट्रांसफर हो जाता है। थर्ड तरह की जो फोर्जिंग है वो है फ्लैशलेस फोर्जिंग। तो फ्लैशलेस जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लू कलर वर्क पीस है और ये डाई चारों तरफ से एनक्लोज्ड है और कहीं पे भी बिल्कुल मटेरियल फ्लो नहीं होता है। तो जब हम इस रैम से फोर्स लगाते हैं तो ये कैविटी बनी होती है, इस कैविटी की जैसी शेप होती है वर्कपीस भी वैसी शेप अडॉप्ट कर लेता है और इसमें
कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है वर्क पीस का, इसलिए फ्लैशलेस फोर्जिंग है। जैसे इसमें आप देखिए इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग में थोड़ा सा वर्क पीस फ्लो होता है डाइज के बीच में, लेकिन इसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इसको फ्लैशलेस फोर्जिंग कहते हैं, क्योंकि कोई भी तरह का फ्लैश इसमें प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। In impression die forging, the die surface contains a shape that is given to the workpiece during compression. तो डाई की शेप इसमें वर्कपीस को दी जाती है, thus restricting the metal flow significantly. और मेटल के फ्लो को रोका जाता है. There is some extra deformed material outside the die impression which is called the flash. तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर फ्लो होता है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है और बाद में हम इसको रिमूव कर दें, दिस विल बी ट्रिम्ड ऑफ लेटर, तो बाद में इसको रिमूव कर दिया जाता है, इसको हम फ्लैश कहते हैं, ये वेस्ट होता है। फ्लैशलेस फोर्जिंग द वर्कपीस इज फुल्ली रेस्ट्रिक्टेड विद इन द डाई, तो जो फ्लैशलेस फोर्जिंग है इसमें वर्कपीस को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, नो फ्लैश इज प्रोड्यूस्ड। द अमाउंट ऑफ इनिशियल वर्कपीस यूज्ड मस्ट बी कंट्रोल्ड एक्यूरेटली सो, तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और उतने ही वॉल्यूम का वर्कपीस हम लेते हैं, must be controlled accurately so that it matches the volume of the die cavity। तो डाई कैविटी से ये वॉल्यूम परफेक्टली मैच करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा वर्कपीस ले लेंगे तो ये फ्लो तो हो नहीं पाएगा, तो जो वर्कपीस है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर कम मटेरियल लेंगे तो फिर वर्कपीस का साइज छोटा हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम लेना जरूरी है। अब ओपन डाई फोर्जिंग डिस्कस करते हैं। The simplest example of open die forging is compression of billet between two flat die halves। ये दो डाई के हाफ्स हैं और ये वर्कपीस है, ये मूविंग डाई है जिसको हम रैम भी कहते हैं, और ये फिक्स्ड है। तो जो मूविंग रैम है ये ऊपर से फोर्स से आता है, और ये ब्लू कलर में जो वर्कपीस है जो कि प्लास्टिक स्टेट में है इसको फोर्स लगाता है, और ये देखिए 3 स्टेजेस में ये फ्लैट हो जाता है, और इस तरह से इसका देखिए डायमीटर इंक्रीज हो गया और इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज हो गई। अंडर आइडियल कंडीशन वेयर देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द बिलेट एंड डाई सरफेस, होमोजेनियस डिफॉर्मेशन ऑकर्स इन दिस, द डायमीटर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द हाइट। हम ये एज्यूम करते हैं, ये थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि ये जो डाई है और वर्कपीसेस के बीच में नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, तो ये जब आगे मूव होगा तो एग्जैक्टली जितना इसका बीच में से डायमीटर है उतना ही एंड पे डायमीटर होगा, और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ही रहेगा एंड तक, तो ये थ्योरेटिकली ऐसा होता है। लेकिन इन एक्चुअल फोर्जिंग ऑपरेशन द डिफॉर्मेशन विल नॉट बी होमोजेनियस एज बल्जिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन एक्चुअल में देखिए क्या होगा कि एक्चुअल में जब हम ऊपर की डाई से फोर्स लगाएंगे तो ये डाई सरफेस और ये वर्कपीस के बीच में फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से वर्कपीस इस तरफ फ्लो नहीं हो पाएगा, और बीच में है कोई फ्रिक्शन नहीं है तो बीच में से फ्लो हो जाएगा इस फोर्स की वजह से, तो वर्कपीस की शेप इस तरह से बल्ज हो जाएगी बीच में से। तो ये जो हो रहा है ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है पार्शियल जब इन बिटवीन जब कंप्रेशन हो रहा है, और एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन तो वर्कपीस की शेप ये हो जाती है। द बैरलिंग, इसको हम बैरलिंग इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है इसकी वजह से वर्कपीस आगे फ्लो नहीं हो पा रहा और इसमें इस तरह से बल्ज प्रोड्यूस हो जाता है। द बैरलिंग इफेक्ट विल बी सिग्निफिकेंट एज द डायमीटर टू हाइट रेशियो ऑफ द वर्कपीस इंक्रीजेस। तो जितना ज़्यादा ये डायमीटर टू हाइट रेशियो होगा उतना ही बैरलिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा ड्यू टू द ग्रेटर कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया जो डाई और वर्कपीस के बीच में ज़्यादा है at the billet die interface, their temperature will also affect the barreling phenomena। टेम्परेचर भी इसमें बहुत इफेक्ट करता है। देखिए क्लोज डाई फोर्जिंग, क्लोज डाई फोर्जिंग कॉल्ड एज इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, इसको हम इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं, एंड इट इज परफॉर्म्ड इन डाइज विच हैज impression that will be imparted to the workpiece through forming। तो इसमें डाई का इम्प्रेशन वर्कपीस पे ट्रांसफर किया जाता है। इन द इंटरमीडिएट स्टेज द इनिशियल बिलेट डिफॉर्म्स पार्शियली गिविंग अ बल्ज शेप। तो इनिशियली तो इसमें भी बल्जिंग होगी जैसे पहले था। ड्यूरिंग द डाई फुल क्लोजर impression die is fully filled with deformed billet and further moves out of the impression
टू फॉर्म फ्लैश। जब ये डाई पूरी तरह से क्लोज हो जाती है तो जैसी डाई की शेप है ये वैसी शेप एडॉप्ट कर लेता है, और जो एक्स्ट्रा मेटल है वो ये जो दोनों डाइस के बीच में स्पेस है यहाँ से फ्लो होके बाहर आ जाता है। When drop forging is used, several blows of the hammer may be required for each step. तो जब हम ड्रॉप फोर्जिंग करते हैं तो उसमें कई स्टेप्स में जाके हम ये फाइनल शेप में पहुंच पाते हैं। इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग क्लोज टॉलरेंस ऑब्जेक्ट। तो जो इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग है इससे हम क्लोज टॉलरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। मशीनिंग इज जनरली रिक्वायर्ड टू अचीव द एक्यूरेसीज नीडेड। तो फोर्जिंग के बाद मशीनिंग की ज़रूरत पड़ती है क्लोज टॉलरेंसेस अचीव करने के लिए। द बेसिक ज्योमेट्री ऑफ द पार्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फोर्जिंग प्रोसेस। तो इससे हम केवल बेसिक ज्योमेट्री ऑब्टेन कर सकते हैं वर्क पीस की, और परफेक्ट शेप के लिए हमको उसमें मशीनिंग करनी होती है, तभी वो उसकी हम क्लोज टॉलरेंसेस अटेन कर सकते हैं। विथ सब्सिक्वेंट machining done on those portions of the part that require precision finishing like holes, threads, etc. तो इन सभी में हमको मशीनिंग की जरूरत पड़ती है। In order to improve the efficiency of closed die forging, precision forging was developed that can produce forging with thin sections. तो जो closed die forging है thin sections के लिए काम आती है, क्योंकि thin sections अगर हम open die forging से बनाएंगे तो वो ब्रेक हो सकते हैं। और मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स, तो कॉम्प्लेक्स शेप्स भी हम क्लोज डाई फोर्जिंग से प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोजर टॉलरेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ मशीनिंग अलाउंसेस, और मशीनिंग अलाउंस की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू ओपन डाई फोर्जिंग। इन प्रेसिजन फोर्जिंग ऑपरेशन समटाइम्स मशीनिंग इज फुल्ली एलिमिनेटेड विच इज़ कॉल्ड नियर नेट शेप फोर्जिंग। तो कुछ ऐसे फोर्जिंग ऑपरेशन है क्लोज डाई फोर्जिंग में जिसमें मशीनिंग की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती। फोर्जिंग हैमर्स, प्रेसेस एंड डाइस। हैमर्स ऑपरेट बाय अप्लाइंग एन इम्पैक्ट लोडिंग ऑन द वर्कपीस। तो अभी हमने देखा क्लोज डाई फोर्जिंग और ओपन डाई फोर्जिंग। तो क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल हॉट मेटल है उस पर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मेटल को शेप चेंज करने के लिए बहुत हाई फोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है, और वो हम हैमर से फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रॉप हैमर ओइंग टू द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग इम्पैक्ट एनर्जी। तो ये ड्रॉप हैमर में क्या होता है कि ये दो डाइज हैं, ये वर्क पीस है, और ये देखिए ये अपर डाई है जिसको हम इस पूरे रैम और अपर डाई इसको टोटल हम हैमर कहते हैं। तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं मोटर से। ये एक बोर्ड है, ये मोटर से ऊपर जाता है, और ऊपर जब ये हाइट पे पहुंच जाता है फिर हम इसको ग्रेविटी से ड्रॉप करते हैं। बहुत इसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, और ये अपने वेट की वजह से नीचे गिरता है और वर्कपीस पे फोर्स लगता है, जिससे वर्कपीस की शेप चेंज हो जाती है। When the upper die strikes the workpiece, the impact energy applied causes the part to take the form of die cavity. तो जब ये हैमर नीचे गिरता है ग्रेविटी से, तो जैसी डाई की शेप है, डाई कैविटी है, वैसी शेप वर्कपीस अटेन कर लेता है। समटाइम्स सेवरल ब्लोज ऑफ द हैमर आर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड चेंज इन द शेप। तो कई बार कई सारे ब्लोज की ज़रूरत पड़ती है, 2 बार 3 बार 4 बार, तभी वो वर्कपीस फाइनल शेप में आता है। ड्रॉप हैमर्स, अभी जो ड्रॉप हैमर्स हैं जो ग्रेविटी से गिर रहे हैं, ये देखिए कितने तरह के होते हैं। ग्रेविटी ड्रॉप हैमर्स हैं, पावर ड्रॉप हैमर्स। ग्रेविटी ड्रॉप हैमर्स हैं जो ग्रेविटी के की वजह से नीचे गिरते हैं। अचीव्स देयर एनर्जी बाय फॉलिंग वेट ऑफ द हैवी रैम। द फोर्स ऑफ द ब्लो इज डिपेंडेंट ऑन द हाइट ऑफ द ड्रॉप एंड द वेट ऑफ द रैम। तो जो ग्रेविटी हैमर्स हैं इनका जो फोर्स है दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो इनको कितनी हाइट से गिराया जा रहा है, और जो रैम है उसका वेट कितना है। पावर ड्रॉप हैमर्स, पावर ड्रॉप हैमर्स ग्रेविटी जो हैमर्स है उनसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सीलरेट किया जाता है रैम बाय प्रेशराइज एयर और स्टीम। तो स्टीम, प्रेशर या एयर से उनको स्पीड बढ़ाई जाती है जिससे ज़्यादा फोर्स ट्रांसमिट हो सके वर्कपीस में।
presses, the force is given to the forging blade gradually and not like impact force. तो जो प्रेस है उनमें जो हैमर है उसको तेजी से नहीं गिराया जाता बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्पैक्ट किया जाता है. Mechanical presses. In these presses, the rotating motion of the driver motor is converted into translation motion of the ram. तो फोर्स अप्लाई जो है वो किया जाता है कि जो रोटरी मोशन है मोटर का उसको ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट किया जाता है और वो ट्रांसलेटरी मोशन रैम को ट्रांसफर होता है और रैम तेजी से नीचे आता है और वर्कपीस पे फोर्स अप्लाई करता है. दे ऑपरेट बाय मीन्स ऑफ इसेंट्रिक्स क्रैंक्स. अब ये कई मैकेनिज्म है, थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों ने पढ़े होंगे. तो ये जो रोटरी मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसेंट्रिक्स की हेल्प से या क्रैंक से या नकल जॉइंट से, तो ये रैम को ट्रांसलेटरी मोशन देते हैं. मैकेनिकल प्रेसेस टिपिकली अचीव वेरी हाई फोर्सेस एट द बॉटम ऑफ द फोर्जिंग स्ट्रोक. तो ये जो मैकेनिकल प्रेसेस हैं ये बहुत हाई फोर्सेस अप्लाई करती हैं. हाइड्रोलिक प्रेसेस. हाइड्रोलिक ड्रिवन पिस्टन इज यूज्ड टू एक्चुएट द रैम. तो इसमें हाइड्रोलिक फोर्स लगाया जाता है. स्क्रू प्रेसेस अप्लाई फोर्स बाय स्क्रू मैकेनिज्म. हम जानते हैं थ्योरी ऑफ मशीन में हमने पढ़ा है. तो स्क्रू मैकेनिज्म से लीनियर मोशन ऑब्टेन किया जाता है रैम को फोर्स लगाने के लिए. बोथ स्क्रू ड्राइव एंड हाइड्रोलिक ड्राइव ऑपरेटेड रिलेटिवली लो रैम स्पीड. तो दोनों ही लो स्पीड पे चलते हैं. तो ये देखिए फोर्जिंग डाइज है. ये ऊपर की डाई है और ये नीचे की डाई है और ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये बिलेट है, वर्कपीस है. तो ये जो डाई की शेप है यही वर्कपीस की शेप में कन्वर्ट हो जाती है. कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने देखा क्लोज डाई फोर्जिंग में. पार्टिंग लाइन. तो जो ऊपर की डाई और नीचे की डाई है इनको डिवाइड करने वाली जो लाइन है, द पार्टिंग लाइन डिवाइड्स द अपर डाई एंड द लोअर डाई. इन अदर वर्ड्स it is the plane where the two die halves meet. The selection of parting line affects grain flow in the part required load and flash formation. फिर दूसरा है ड्राफ्ट. It is the amount of taper given on the sides of the part required to remove it from the die. क्योंकि जो डाई है उसमें से वर्कपीस को निकालना आसान नहीं होता तो उसको वर्कपीस को थोड़ा टेपर दिया जाता है. ऊपर से डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है, नीचे से कम होता है, जिससे कि वर्कपीस इजीली बाहर निकल जाता है. ड्राफ्ट एंगल्स. जो ड्राफ्ट है इसके एंगल्स हैं ये अलग अलग मेटल के लिए अलग होते हैं. जैसे 3 डिग्री 3 डिग्री फॉर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एंड 5 to 7 डिग्री फॉर स्टील पार्ट्स. वेब्स एंड रिब्स. दे आर थिन पोर्शन ऑफ द फोर्जिंग पार्ट दैट इज पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द पार्टिंग लाइन. तो जैसे पुलीज हम बनाते हैं तो उनमें वेब्स एंड रिम्स होती हैं. More difficulty is witnessed in forming the part as they become thinner. तो जितना थिन पार्ट होगा उतना ही मुश्किल हो जाती है फोर्जिंग, क्योंकि फोर्जिंग में फोर्स बहुत ज़्यादा होता है और थिन पार्ट है वो ब्रेक हो सकते हैं. फिलेट एंड कॉर्नर रेडियाई. स्मॉल रेडियाई लिमिट्स द मेटल फ्लो एंड द इंक्रीज स्ट्रेसेस ऑन द डाई सरफेस ड्यूरिंग द फोर्जिंग. तो अगर छोटा रेडियाई होगा तो वहाँ पर मेटल को फ्लो होने में दिक्कत होगी, क्योंकि जो मेटल है उसमें फ्लोएबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. तो जितनी कॉम्प्लेक्स शेप होगी मेटल को फ्लो होने में उतनी प्रॉब्लम होगी और मेटल अगर वहाँ पर नहीं पहुँचेगा तो फोर्जिंग खराब हो सकती है. फ्लैश. द प्रेशर बिल्ट अप बिकॉज ऑफ फ्लैश फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड. प्रॉपर डिजाइन ऑफ गटर एंड फ्लैश लैंड. तो जो फ्लैश है वो हम इंटेंशनली हम फ्लैश रखते हैं जिससे कि हम थोड़ा सा मेटल एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा मेटल आएगा तो उसको तो हम मशीनिंग से रिमूव कर सकते हैं. अगर मेटल कम हो गया तो जो फोर्जिंग उसमें कैविटी बन जाएगी और फोर्जिंग बेकार हो जाएगी. थैंक यू.